हेलो फ्रेंड्स, मां शारदा क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में पिछली क्लास में हमने 1861 एवं 1892 का भारत परिषद अधिनियम देखा था। आज हम जानेंगे 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है वो भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1909 का जो अधिनियम है इसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले जो थे वो भारत के उस समय राज्य सचिव हुआ करते थे और मिंटो भारत के वायसराय के पद पर स्थापित थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई और प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। ठीक है, दोनों स्तर यानी कि प्रांतीय और केंद्रीय दोनों स्तर पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक जनक के रूप में जाना गया। इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। 1909 का भारत शासन अधिनियम। किस नाम से जाना जाता था इसे को? मार्ले मिंटो के नाम से। ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम है ना। मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव। और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय। 1909 के भारत शासन अधिनियम ने क्या किया? तो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर आकार में वृद्धि की, सदस्यों के आकार में वृद्धि की। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। जो केंद्रीय स्तर पर जो वृद्धि की थी वो 16 सदस्य से अब 60 हो गए थे। ठीक है, और प्रांतीय स्तर जो प्रांत थे वो वहां पे अलग अलग सीटें हुआ करती थी। जैसे आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि हर स्टेट की विधानसभा की सीटें अलग है, उसी प्रकार से प्रांतीय में जो सीटें थी वो तय नहीं थी, वो हर स्टेट की अलग अलग होती थी, हर प्रांत की अलग अलग होती थी। और केंद्र में जो थी 16 से 60 होती। ठीक है, फिर क्या, जो ये केंद्र थी ना, यहाँ पे तो बहुमत अभी भी किनका था? बहुमत किनका था? बहुमत था सरकारी सदस्यों का, सरकारी सदस्यों का, है ना। लेकिन प्रांतों में क्या किया? 1909 के अधिनियम ने प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत को अनुमति दी। प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत को अनुमति। ठीक है, बहुमत को अनुमति दी ना। क्या था 1909 के अधिनियम से? केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय स्तर पर सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। प्रांतीय स्तर पर सदस्यों की संख्या का निर्धारण नहीं किया, वो प्रत्येक प्रांत की अलग अलग हुआ करती थी। और प्रांत जो केंद्र में थे अभी भी वहां पे सरकारी सदस्यों का ही बहुमत हुआ करता था, और प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति दे दी गई। ठीक है, फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट था वो क्या था? 1909 के अधिनियम से विधान परिषदों को, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों को कुछ अधिकार दिए गए। ठीक है, पहला क्या अधिकार दिया गया? पहला था अनुपूरक प्रश्न पूछना। क्या था? अनुपूरक प्रश्न पूछना। हमने देखा था
1892 के अधिनियम से क्या दिया गया था? प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, है ना, ठीक है। और क्या दिया गया था? बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन 1909 के भारत शासन अधिनियम से क्या हुआ? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अनुपूरक प्रश्न क्या है? जैसे कि आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, है ना, मैंने आपको उसका जवाब दिया, फिर उसके बाद आपने जब उस जवाब के अनुसार मुझसे वापस जब क्वेश्चन पूछा, है ना, जवाब दिया मैंने आपको, फिर आपने मुझसे रिटर्न में जब क्वेश्चन पूछा, तो उसको क्या कहेंगे? अनुपूरक प्रश्न, ठीक है। तो 1909 के अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद, मतलब केंद्रीय और प्रांतीय दोनों की विधान परिषदों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। दूसरा क्या था? बजट पर संकल्प रखने का अधिकार। बजट पर संकल्प रखने का अधिकार। अठारह सौ 92 के अधिनियम से क्या था? बजट पर बहस करने का अधिकार था। अब बजट पर संकल्प रखने का अधिकार, यानी कि बजट में वो भी अपने कुछ संशोधन सुझाव रख सकते थे, ठीक है। वो मान्य होंगे या नहीं ये नहीं था, पर उन्हें बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया, ठीक है। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर संकल्प रखने का अधिकार, ठीक है। फिर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हुई, वो क्या हुई? पहली बार किसी भारतीय को आपको दिख रहा होगा, लिख देना। पहली बार किसी भारतीय को क्या किया गया? वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में, यानी कि एक तरफ से क्या था? वायसराय का मंत्रिमंडल, ठीक है, वायसराय के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पहली बार 1909 के अधिनियम से पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। और वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन सा पद दिया गया था इन्हें? विधि मंत्री का पद, ठीक है, विधि मंत्री, कानून मंत्री, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार कार्यकारिणी परिषद के सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, ठीक है, विधि सदस्य बनाया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, ठीक है। फिर इस अधिनियम ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसका परिणाम कहीं ना कहीं हम आज भी देख रहे हैं, वो ये था कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुभारंभ किया, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू किया। 1909 के अधिनियम ने क्या किया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। किनके लिए? मुस्लिमों के लिए। मतलब क्या था? जब कोई किसी अल्पसंख्यक स्थान से या किसी क्षेत्र से जहां से मुस्लिम खड़ा हो सकता है, और अगर वहां से मुस्लिम खड़ा हो रहा है, तो उन्हें वोट देने का, मत देने का जो अधिकार था, वो सिर्फ और सिर्फ किसको था? मुस्लिम समुदाय को, ठीक है। तो 1909 के अधिनियम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुभारंभ किया गया, ठीक है। यहीं से आज कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का विभाजन है, उसकी नींव यहीं से पड़ गई थी, ठीक है ना। पाकिस्तान के निर्माण की नींव आज से कहीं ना कहीं यही पड़ गई थी। जब ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी, तब जो मार्ले थे ना, उन्होंने मिंटो से कहा भी था कि हम ना भारत में सांप के दांत बोने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? भारत में सांप के दांत बोने जा रहे हैं। तो मिंटो ने कहा था कि कोई बात नहीं, इससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी 1909 के अधिनियम से, ठीक है। फिर क्या हुआ था? इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, ठीक है। विश्वविद्यालयों के लिए, जमींदारों के लिए, यानी कि विश्वविद्यालयों को भी उनका प्रतिनिधित्व दिया गया, जमींदारों को भी उनका प्रतिनिधित्व दिया गया, चेंबर ऑफ कॉमर्स को उनका प्रतिनिधित्व दिया गया, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को भी उनका अलग से प्रतिनिधित्व सौंपा गया, ठीक है। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं।
क्या है इसका नाम 1909 के भारत शासन अधिनियम का? ये वाला यूज करना पड़ेगा, मार्ले, ठीक है, मार्ले मिंटो। इसने क्या किया? कार्यकारी केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया ना, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार, ठीक है। केंद्र में कितनी संख्या कर दी गई थी? केंद्र में 16 से 60, ठीक है, और प्रांत में अपने अपने प्रांत के अनुसार अलग अलग सीटें थी, ठीक है। फिर क्या किया था इन्होंने? केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ा दी थी, ठीक है। फिर इन्हें अधिकार दिए गए, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों को अधिकार दी गई। क्या दिया गया? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर संकल्प, ठीक है, बजट पर संकल्प रखने का अधिकार। फिर क्या था? पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय को शामिल किया गया। कौन थे वो? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन से सदस्य थे बनाए गए थे वो? विधि सदस्य, ठीक है, विधि सदस्य के तौर पे नियुक्त किए गए थे। फिर क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके लिए? मुस्लिमों के लिए, ठीक है। फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदार, इनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर जो सदस्य थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी की, ठीक है। केंद्र स्तर पर जो सदस्य थे उनको 16 से 60 कर दी गई, लेकिन केंद्र पर क्या रखा गया था? केंद्र पर बहुमत अभी भी सरकारी सदस्यों का था। हाँ, प्रांतीय स्तर पर बहुमत गैर सरकारी सदस्य का भी हो सकता था, ठीक है, वहां पे अनुमति थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया गया है ना, दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्य में वृद्धि की। क्या? बजट पर संकल्प रखने का अधिकार और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। फिर पहली बार एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में स्थान दिया गया, विधि सदस्य के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, ठीक है, मतलब मुस्लिमों के लिए मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकते थे। अगर कोई मुस्लिम प्रतिनिधि वहां से उस स्थान से खड़ा हो रहा है तो वहां पे जो मुस्लिम मतदाता थे वो ही उसे मत दे सकते थे, ठीक है। फिर जमींदार, चेंबर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालयों के लिए क्या किया गया? उन्हें भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड शेयर।